नमस्कार। एनलाइटन इंडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। आज हम दर्शकों के बीच एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर का एक और इंटरव्यू लेकर आए हैं, जो कि आवाज़ इंडिया टीवी के सीनियर पत्रकार राजेंद्र फुले के द्वारा लिया गया है। इस साक्षात्कार के प्रमुख विषयों की बात करें तो इसमें विजय मानकर ने एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रधानमंत्री के नाते राम मंदिर शिलान्यास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही संविधान की कुछ कमजोरियों का फायदा उठाकर बीजेपी सरकार द्वारा बनाए जा रहे नए कानूनों और अन्य विषयों पर बेबाक तरीके से अपने विचार साझा किए हैं। उन्होंने अमेरिका में ट्रंप की सरकार का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र के साथ वहां पर अधिक खिलवाड़ नहीं किए जाने के पीछे वहां के संविधान के प्रावधानों को अहम बताया है। उनका मानना है कि किसी भी देश के संविधान में दो प्रमुख स्कीम होती है, एक होता है सेपरेशन ऑफ पावर और दूसरा होता है चेक्स एंड बैलेंस। यही कारण है कि बीजेपी का नेशनलिज्म राइज हो रहा है, परंतु संविधान में रेमेडी नहीं है। इसी तरह न्यायपालिका की अकाउंटेबिलिटी के प्रावधान नहीं होने के कारण भी कुछ गलत निर्णय देश में हो रहे हैं। यह सब संविधान की कुछ कमजोरियों के कारण देखने मिल रहा है। उन्होंने इसके अलावा भी कई प्रमुख सवालों का जवाब दिया है। तो आइए देखते हैं विजय मानकर का यह लेटेस्ट साक्षात्कार। आवाज़ विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और विशेष में इस समय हम लोग जो एक विशेष विषय पर जो बातचीत होनी है, वो विषय वैसे बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है और जिसने पूरे देश को बड़े लंबे समय से अपने आप में उलझा कर रखा था। उस विषय पर बात करेंगे जो मंदिर और मस्जिद के विवाद का विषय है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट और एम्बस के जो नेशनल ऑर्गेनाइज़र हैं धीमान विजय मानकर साहब। विजय मानकर साहब का जो कार्य है वो कार्य सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि धार्मिक, सांस्कृतिक, लेखन, शिक्षा, इन सारे विषयों में और जो विषय सामाजिक परिवर्तन से जुड़ते हैं उन सारे विषयों पर विजय मानकर साहब का काम जाता है। और उनके अपने जो लेखन हैं, जो रिसर्चेबल बुक्स हैं, वो सारे भी अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज हम ये बात समझने का प्रयास करेंगे कि जिस मुद्दे ने जो मंदिर और मस्जिद के विवाद का मुद्दा रहा 1949 से, हमारे देश के लोग इससे जुड़े रहे और 1992 के बाद तो ये मुद्दा जैसे भारत की भूख से भी बड़ा मुद्दा बन गया था। इस मुद्दे पर जब हम भारत की न्यायपालिका को देखते हैं तो न्यायपालिका ने एक बड़ा ही विशेष निर्णय दिया है। इस निर्णय को समझना बहुत ज़रूरी है। बात यह है कि यदि हम उस पूरे केस को देखें, मंदिर और मस्जिद के विवाद को, तो कहीं भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस बात को साबित नहीं कर पाया कि वहाँ किसी मंदिर को तोड़कर कोई मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह ज़रूर एडमिट किया कि मस्जिद को गिराना ये एक क्रिमिनल एक्शन था। लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया तो एक बात कही कि ये जो फैसला है ये आस्था के आधार पर है। हम इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट विजय मानकर साहब के साथ। मानकर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू। एक बात है साहब कि मंदिर और मस्जिद का ये जो मुद्दा है बड़े लंबे समय से भारत के पटल पर छाया रहा। भारत का संविधान अगर देखें तो हर एक को अपनी अपनी आस्थाओं को संभालने का निश्चित रूप से अधिकार भी प्रदान करता है और अपने आप में आस्थावान होने के लिए भारत बिल्कुल निरपेक्ष भाव के साथ आगे बढ़ता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो भारत की सर्वोच्च न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष आधार बनाया इस मंदिर और मस्जिद के विवाद को सॉल्व करने के लिए और उन्होंने कहा कि हम ये फैसला आस्था के आधार पर सुना रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर मंदिर और मस्जिद के विवाद को सुलझाना भारत की जो संवैधानिक संस्कृति है और इसकी जो न्याय प्रक्रिया है इस पर क्या प्रभाव डाल सकती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कानून के मसले पर भी आपका एक बहुत गहन अध्ययन रहा है, तो कैसा समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस का फ़ायदा लिया है। अच्छा। मैं थोड़ा सा इसको अलग बातों में कहूँगा जी। और देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमने ह्यूमन राइट्स को भी साइन किया है।
और ह्यूमन राइट्स में पर्टिकुलरली यहाँ दो मैं साइट करूँगा। जी। एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 एंड इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। जी। और इसके साथ थोड़ा सा और अगर मैं ऐड कर दूँ तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 1965। जी। और इसके साथ मैं जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करूँगा और फ्रेंच लॉ को कोट करूँगा। जी। अगर आप जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो वहाँ क्लियरली लिखा है कि स्टेट शैल हैव नो रिलीजन, ये क्लियरली लिखा हुआ है जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर फ्रेंच लॉ 1905 का भी अगर आप देखेंगे तो उसमें देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड चर्च, यानी जो धर्म है उसका और स्टेट के बीच में का सेपरेशन है। ऐसा कोई जो है वो प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इवन जो सेकुलरिज्म वर्ड आया वो प्रीएम्बल में डाला गया है, 1976 में जो है 42nd अमेंडमेंट से डाला गया है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली जो है वो सेक्युलर नहीं है, और इसी बात का फ़ायदा लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के नाम पर जो है वो डिसीजन दिया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये जो स्कीम है वो क्लियरली ले डाउन नहीं किया है। तो इसीलिए जो है ये बात है, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी ये एम्बिग्विटी है कि जो लोग धर्म को नहीं मानते हैं, जो ह्यूमन राइट्स में कहता है कि चाहे आप रिलीजन को मानो या रिलीजन को नहीं मानो, रिलीजन को नहीं मानने वालों की संख्या आज दुनिया में तीसरे नंबर की है आफ्टर क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। जो रिलीजन को नहीं मानते उनकी आबादी 120 करोड़ है। तो ये ह्यूमन राइट्स उनको जो है वो राइट देता है कि चाहे आप रिलीजन को मानो या नहीं मानो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा क्लियर स्कीम अभी भी नहीं है। यही तमाम चीज़ों का वीकनेस लेके मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिसीजन दिया है, पर मैं ये मानता हूँ कि वो गलत है। लेकिन अगर इसका प्रभाव अगर आप देखना चाहेंगे कि आने वाले समय में अगर इस तरह के विवाद अगर देश में खड़े होते हैं तो इन विवादों को क्या इस फैसले के आधार पर सुलझाया जाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को सीरियसली अमेंड करने की जरूरत है, पॉजिटिवली। अच्छा। उसमें प्रोग्रेसिव अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है। देखिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को इनकॉर्पोरेट नहीं किया है आपने। ह्यूमन राइट्स ये वर्ड ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कहीं पर प्रियम्बल में भी नहीं है और कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। फिर ह्यूमन राइट्स में जो सेकंड और थर्ड जनरेशन के जो राइट्स आए हैं, जिसको हम कहते हैं सोशल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल राइट्स एंड कलेक्टिव राइट्स जो कहते हैं, और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का भी, जैसे राइट टू प्रिवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब हमारे इसमें आया। ये सारा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में होना चाहिए था। तो एक ये बात है। दूसरा, इंडिजिनस राइट्स जो है वो इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है, सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनस राइट्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इंडिजिनस पीपल ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ, ऑफकोर्स वो हिंदी का गलत ट्रांसलेशन है, वो जनजाति हुआ, जबकि ट्राइब्स कभी भी जाति नहीं हुए। तो ये सीरियस इन्फॉर्मेटिव है सेकेंड पार्ट की। थर्ड पार्ट है, हमारे देश में जुडिशरी है, लेकिन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कहीं पर भी लेट डाउन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। हम अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरालिटी पर रिलाई कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी को नहीं देख रहे। मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी का प्रोविजन लाने की जरूरत है। जैसा कि अभी आपने कहा कि भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल वीकनेस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके आधार पर ये डिसीजन आया कि उसमें जो फॉल्स हैं उसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि बहुमत की सरकार इस इंस्टीट्यूशन को इनडायरेक्टली कंट्रोल करती है। आपको क्या लगता है कि बहुमत की सरकार का कितना प्रेशर होगा इस बहुमत की सरकार बिल्कुल कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अगर जो स्कीम अगर सही है तो मुझे लगता है कि बहुमत की सरकार को भी चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। न्यायपालिका तो अपने आप में एक स्वतंत्र। देखिए, अमेरिका के अंदर में ट्रम्प की सरकार आई जी, लेकिन वो जो डेमोक्रेसी के साथ में बड़ी छेड़छाड़ नहीं कर पाए ट्रम्प जो है, जबकि वो व्हाइट रेसिस्ट सुप्रीमेसी को मानते हैं वो जो डोनाल्ड ट्रम्प है। क्यों? क्योंकि दो जो स्कीम्स होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक सेपरेशन ऑफ पावर्स है, दूसरा होता है चेक्स एंड बैलेंसेस। इसका जो प्रोविजन होना चाहिए, और इसका जो अभी जैसे ग्लोबलाइजेशन आया है या नेशनलिज्म का राइज हो रहा है, इसके लिए रेमेडीज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है हमारे, इसलिए ये जो है। और जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी आप देखिए, आज एक IAS ऑफिसर है, उसकी भी अकाउंटेबिलिटी है, पर जज ने वो जजमेंट सही दिया या नहीं दिया, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जी जी। तो ये जब तक वीकनेसेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रहेंगी तब तक ऐसा होते रहेगा आपके देश में। देखिए, एक बात तो मैं जब भी आपको सुनता हूं तो आप एक नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया की आप बात करते हैं। मैं इसी से जुड़ी हुई एक बात आपसे जानना समझना चाह रहा हूं, और वो मंदिर और मस्जिद के विवाद के परिप्रेक्ष्य में समझना चाह रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जैसे इस तरह का भी एक पूरे देश में एक बात चल रही है कि जो बहुमत की सरकारें हैं वो चीज़ों को बहुत अलग तरीके से, उसके सांस्कृतिक दायरे को, उसके सामाजिक दायरे को, इन सब चीज़ों को वो कंट्रोल भी कर रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो बहुमत का लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र
और अभी इस वक्त लोकतंत्र पर जो बहुसंख्यकवाद जिसको हम हावी होता देखते हैं, आपको क्या लगता है कि ये नए भारत के निर्माण की प्रक्रिया की ओर ले जाएगा? नहीं, ये तो नए भारत की तरफ नहीं ले जा रही है, लेकिन बहुमत की सरकार जो है वो गलत इलेक्टोरल सिस्टम हो तो माइनॉरिटी की जो लोग हैं उनकी बहुमत की सरकार बनती है, जो बात आप बार बार कहते हैं। यस, और इलेक्टोरल सिस्टम को सही करना ये यहाँ पर जो है सबसे बड़ा जो है इशू है। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 10 बिल पार्लियामेंट को दिया है। इवन जो ह्यूमन राइट्स की मैंने बात की उसके 2 बिल में पार्लियामेंट को दिया है। इंडिजिनस राइट्स के 2 बिल मैंने पार्लियामेंट को दिया है। इस पर कुछ बात आगे बढ़ी, प्राइवेट मेंबर बिल करके उनको लाने की तैयारी चल रही है, और इवन रिजर्वेशन मजबूत होना चाहिए करके भी मैंने बना के रखा हुआ है। तो नए भारत की तरफ तो बिल्कुल नहीं जा रही, पर जो मेजोरिटी आती है, देखिए 2 चीजें हैं। पैसे वालों के हाथ में जब मीडिया आ जाती है और इलेक्टोरल सिस्टम का मिसयूज आ जाता है, तो डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हमने सोचा था, वो लिबरल डेमोक्रेसीज इनफेक्टिव हो जाती है। देखो, डेमोक्रेसी 3 तरह की होती है बेसिकली। एक रिप्रेजेंटेटिव होती है, दूसरी पार्टिसिपेटरी होती है, तीसरी डेलिब्रेटिव होती है। लेकिन ये तीनों जो फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसके लिए मॉडल आपको कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ में लाना पड़ता है, और बाद में जो है गुड प्रैक्टिसेस होती है डेमोक्रेसी की। तो वो पहले तो मॉडल ही हमारे यहाँ नहीं आया। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल है, वो भी 1950 का। ये वेस्टमिनिस्टर मॉडल 1950 का है, जिसको यूरोप ने भी एक्सेप्ट नहीं किया। जर्मनी पड़ोस में ब्रिटेन के, उसने नहीं एक्सेप्ट किया। फ्रांस ने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल है जो 1950 का है, ब्रिटेन ने तो इसको सुधारा है। अब 2010 में जो नया जो अमेंडमेंट हुआ है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी लॉज के अंदर में, उसको आप देखिए तो ब्रिटेन ने उसको सुधारा है, लेकिन हम अभी भी जो है वो पुराने मॉडल को लेके चल रहे हैं। तो ये मॉडल में सीरियस वीकनेसेस है, इसको हमको पॉजिटिव वे में अमेंड करने की जरूरत है। क्या ये ही बहुसंख्यकवाद को हावी होने देता है? यस, ये वीकनेसेस की वजह से वो हावी होता है। तो ये जो बहुसंख्यकवाद जो इस वक्त हम लोग देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो बहुसंख्यकवाद इस समय हमारे सामने है और सुप्रीम कोर्ट ने आस्था को बेस बनाया अपने इस डिसीजन का, तो क्या ये उसको प्रभावित करता है? इसको कनेक्टिविटी बिल्कुल प्रभावित करेगा, और मेरा ये मानना है कि गलत डिसीजन, आस्था के आधार पर डिसीजन नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो डिसीजन है ये बहुसंख्यकवाद ने इसको प्रभावित किया? यस, प्रभावित होता है। अब अगर इस बात को अगर हम लोग थोड़ा सा अगर आगे बढ़कर अगर देखें तो वर्तमान देश की जो राजनीति है वो हमारे पास्ट में भी अगर देखें तो जो वर्तमान सरकार है वो सरकार भी उसी आधार पर खड़ी होकर आई है जो आधार उनका मंदिर रहा है। अभी इस वक्त तो हम लोग अगर देखें तो प्रधानमंत्री ने इसका मंदिर का भूमि पूजन कर दिए हैं, और स्थिति ये बनी है कि उन्होंने भूमि पूजन करने के बाद मंदिर अब बन गया। आपको क्या लगता है? आप तो एक राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में और एक राजनीतिक पार्टी के लीडर के रूप में, उसके मुखिया के रूप में, आप कैसा सोचते हैं कि मंदिर जिस मुद्दे पर बीजेपी की सारी राजनीति खड़ी होती रही, क्या वो मुद्दा खत्म हो गया, या फिर 2024 में ये मुद्दा फिर से सरकार के फेल्योर ने इसको छुपाने के लिए फिर चुनाव का मुद्दा बनेगा? नहीं, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि देखिए एक तो पहले प्रधानमंत्री का या मुख्यमंत्री का किसी भी रिलीजियस सेरेमनी में इस तरह से जाके अटेंड करना, मैं समझता हूँ अभी हमारे मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे ऑलरेडी बोला है, पर ये गलत है बिल्कुल। जो धर्मनिरपेक्ष राज्य जो होता है और संवैधानिक लोकतंत्र जो है उसकी कुछ हेल्दी इथोस होती है, प्रैक्टिसेस होती है, उसके जो है उससे सुसंगत नहीं है, ये गलत है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं बिल्कुल ऐसा काम कभी नहीं करता, समझ रहे आप, ये पहला पॉइंट है। तो प्राइम मिनिस्टर को जिस तरह से लाकर प्रोपोगेट किया गया है 5 दिनों तक 10 दिनों तक मीडिया के माध्यम से, और स्टेट मीडिया नेशनल मीडिया दोनों ने किया है, तो ये तो जो है उसको राम मंदिर का जो इश्यू है जिसको कल्चरल नेशनलिज्म उन्होंने कहा, जो राम राज्य की बात है, ये हिंदुत्व की बात है, बिल्कुल उन्होंने तो यह हिंदू राष्ट्र की बात है, हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक है। यस, इस रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। तो ये आधुनिकता वगैरह कुछ नहीं, वो तो झूठ को प्रचारित कर रहे हैं। अब ये जो है इसको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को जो है वो जो है प्रपोंड करना चाहती है, क्योंकि जब आप आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिसीज की पॉलिटिक्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि जीडीपी में 20 लाख करोड़ का लॉस हो गया कोरोना में, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैं 25-26 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर रहा हूं, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का ये जो है फायदा होता है कि बिल्कुल मोटी बातों में आपका पॉलिटिक्स होता है और आपको पॉलिसीज को ध्यान में नहीं लेना पड़ता है। तो जो नेशनलिस्ट पार्टीज है, चाहे यूरोप की हो या चाहे इंडिया की हो, वो इस स्ट्रेटेजी को जो है वो डिजाइन करती है, और बीजेपी इसको यूज करेगी, और ओवैसी है साथ में उसको भड़काने के लिए, तो एजेंडा चलते रहेगा दोनों के वजह से। तो ऐसा मान के चला जाए कि ये मुद्दा अभी खत्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं होगा, मतलब भारतीय राजनीति में ये मुद्दा बना रहे, लंबा चलेगा। अगर ये लंबा चलेगा तो क्या लगता है आपको
कि यही बात जो बहुसंख्यकवाद के साथ खड़ी होती जा रही है, ये बात बनी रहेगी? नहीं, पॉलिटिकल मेजॉरिटी को चेंज करना जो है ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का काम है जी। और ये अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को जो है पॉलिटिकल मेजॉरिटी चेंज करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है तो उसकी जगह आपको पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज को लाना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज को करने के लिए अभी जैसे कांग्रेस वगैरह जो पार्टीज थी वो सॉफ्ट हिंदुत्व आपको बात करते करते हिंदुत्व के लाइन पे जा रही है। तो आपको नेशनल लेवल पर यदि आप देखेंगे, या जैसे एमआईएम है वो तो रिलीजन की पॉलिटिक्स करती है, या मान लीजिए एसपी बीएसपी है वो अपने कन्वीनियंस में भी कभी इधर बोल देते कभी उधर बोल देते हैं। तो अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स जो है ना, राष्ट्रीय लेवल पे 2-3 पार्टीज ऐसी अच्छी चाहिए जो पॉलिटिक्स ऑफ पॉलिसीज करे, जो पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन राइट्स करे, जो पॉलिटिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करे, जो इंटरनेशनल लेवल का पॉलिटिक्स करे साथ में, तब जाके जो अल्टरनेटिव डिस्कोर्स पैदा होगा। वो काम करना जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है और लीडर्स का काम है। पर मुझे आज वो पार्टीज नजर नहीं आ रही एपीआई के अलावा उस तरह की। लेकिन ये एक बात जो दूसरी हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में देखते चले जा रहे हैं कि बहुत सारे जो बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो इस बात को बड़ा रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मंदिर का अभी समतलीकरण हो रहा था तो उसमें जिस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ मूर्तियाँ निकली, ये निकला वो निकला। उससे पहले भी एएसआई ने जब कभी इन चीज़ों को कोर्ट के सामने रखने की कोशिश की तो हमने बताया कि भाई वो तो कोर्ट के सामने ये साबित नहीं कर पाए कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। लेकिन जो अलेक्जेंडर कनिंघम की जो रिपोर्ट थी इस संदर्भ में उस रिपोर्ट को भी नकारा गया जो कि हिमंत संघ के यात्रा वर्णन पर आधारित थी। और दूसरी बात ये थी कि उन्होंने अपना जो उनका पुरातत्व उत्खनन के बाद जो उनका अपना रिपोर्ट था वो रिपोर्ट भी उन्होंने सबमिट किया था। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस बहुसंख्यकवाद को हम लोकतंत्र पर हावी होता हुआ देख रहे हैं, क्या न्यायपालिका ने भी इन सब कारणों से बौद्धों के इस दावे को नकार दिया, या फिर आपको लगता है कि इसको जानबूझकर डिनाई किया गया? देखिए, बुद्धिस्ट और जैनों दोनों के अवशेष वहाँ मिलते हैं जी। ऐसा यानी प्रूफ आता है हिस्ट्री कल्चर में पढ़ने को, आर्कियोलॉजी में। पर मुझे ऐसा लगता है बेसिकली टाइटल सूट था। ये जो राम जन्मभूमि का जो इशू था, इट वाज अ टाइटल सूट बिटवीन द मुस्लिम पार्टीज एंड द हिंदू पार्टीज। मतलब ये जमीन का विवाद था। यस, बेसिकली उसको उस एंगल से सेटल किया है। लेकिन आर्कियोलॉजिकल अवशेष जिसके भी है वो सेफगार्ड होना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है अलग से ऑर्डर देना चाहिए था। मतलब बुद्धिस्ट पक्ष की बात को बिल्कुल, बुद्धिस्ट हो, जैन हो या और कोई भी हो, जी जी, कल हो सकता है आदिवासियों का भी कुछ निकले वहाँ, क्योंकि उनका प्राचीनतम है। बिल्कुल बिल्कुल, तो उनको ध्यान में लेना चाहिए था। लेकिन जैसा एक बात जो हम देख रहे हैं कि ये जो वर्तमान दौर है, अगर इस वर्तमान दौर में अगर हम देखें कि भारत में जो जिसको अभी धर्मनिरपेक्षता की बात, जिसको आपने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कॉन्सेप्ट कोई स्पष्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये कहता है कि ये सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इस बात को अगर ठीक से समझने का प्रयास करें तो क्या आपको लगता है कि इस समय जो भारत में जो बहुलतावादी संस्कृति है, जो सह अस्तित्व वाली संस्कृति है, इसमें धर्मों का स्टेटस जो है क्या वो बराबर है सरकार की नज़रों में? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो सेम है, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस इसमें नहीं है। इसकी क्या वजह मानते हैं? देखिए, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं, सकते हैं या फिर कुछ और? यस, राजसत्ता पॉलिटिक्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट भी इशू है इसमें। लेकिन फिर मैं कहूँगा कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन कहीं ना कहीं होना चाहिए, ताकि जिनकी गवर्नमेंट भी बनती है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को जो है वायलेट करके कोई लॉ ना बना सके। जैसे ट्राइबल लोगों का जो एक अलग कल्चर है, पर हमारे सेंसस में एक अलग कोड नहीं है ट्राइबल्स का। पहले हमारे सेंसस में जो लोग धर्म नहीं मानते उनका एक अलग कॉलम हुआ करता था, नो रिलीजन ही उसका नाम था, पर अभी उसको हटाया गया 2001 के सेंसस में या 11 के सेंसस में। अभी जो है रिलीजन नॉट स्टेटेड है, यानी एम्बिग्विटी लाई है। तो ये जो है कहने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन की इक्वालिटी है, लेकिन प्रैक्टिस में जो है वो नहीं है। लेकिन जैसा कि इन चीज़ों को अगर मान लीजिए कि धर्मनिरपेक्षता को अगर बहुत बेहतर तरीके से उसमें स्पष्टता के साथ डाल भी दिया जाए, लेकिन हम तो देखते हैं कि रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ के साथ क्या हुआ, बहुत सारे जो अधिकार हैं नागरिकों के, वो नागरिकों के अधिकारों के साथ क्या हुआ, ये तो हम देख रहे हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद भी ये सरकार के जो आचरण शैली है ये उस पर भी निर्भर करता है। देखिए, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इन चीज़ों से डील कैसे किया? दो बातें हैं। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है जी, जैसे रिजर्वेशन पे जो डिसीजंस आ रहे हैं कि भाई रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट। चाहे तो स्टेट उसको दे या ना दे, ये उसकी डिस्क्रिशन है। ये जो है उसने आपके आर्टिकल 16(4) जो है या 15(4) की जो लैंग्वेजेस है, 335 की जो लैंग्वेजेस है,
उसको, जिसको लिटरल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है और हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, उसको लेकर ही जुडिशरी ने ये बात बोला है। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं उस आर्टिकल को लिखूँ आज, तो मैं उसको इस ढंग से लिखूँ कि जुडिशरी बाइंड हो जाएगी, वो उसका अगेंस्ट में ऑर्डर नहीं देगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है, जिसको लॉ की लैंग्वेज बोला जाता है या कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज बोला जाता है, उसमें जो है आपको अफर्मेटिव लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ जब हम आर्टिकल बाय आर्टिकल पढ़ते, क्योंकि मैं 16 बिल्स बनाया इसलिए मुझे ये बातें मालूम है, और जिसमें कि जो है 8 लगभग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ही है जो पॉजिटिव अमेंडमेंट्स मैंने किया है। तो उसमें जब आप कॉमा, फुल स्टॉप और वर्डिंग्स में जाते, वहाँ आपको जो है वो वीकनेस मिलती है, उसका यूज़ जो है वो जुडिशरी करती है। तो जुडिशरी को डायरेक्ट लैंग्वेज, अफर्मेटिव लैंग्वेज जिसको बोला जाता है, वो लिखने की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में। और मैं समझता हूँ अगर वो किया जाए तो 100% भले ये सॉल्व ना हो, लेकिन 70-80% हो सकता है। मतलब यदि उसको ठीक तरीके से लिखा जाए, पॉजिटिवली लिखा जाए तो ये संभव है। बिल्कुल। एक अंतिम बात जो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड जो हमारे सामने रहा मंदिर और मस्जिद के विवाद के साथ, अगर इसके सांस्कृतिक पहलू को अगर देखा जाए, क्योंकि ये बात बार बार कही जा रही है कि ये हमारी संस्कृति का आधुनिक प्रतीक है। मतलब प्रधानमंत्री ने भी इस बात को बड़ा जोर देकर कहा, आधुनिक प्रतीक। आपको क्या लगता है कि अगर इसको सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, इसको सामाजिक दृष्टि से देखा जाए, इसका राजनीतिक पहलू तो हमारे सबके सामने है कि इस पर पूरे बहुत लंबे समय से राजनीति चलती रही है, लेकिन इसका अगर धार्मिक पहलू देखा जाए तो इसको किस दृष्टि में देखा जाए? देखिए, पहली बात तो जो है आधुनिकता, जिसको मॉडर्निटी कहते हैं, दैट इज समथिंग डिफरेंट। मॉडर्निटी तो रैशनैलिटी पर बेस्ड होती है जी। ये अगर आप पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो ये क्लियर है, बिल्कुल इसके अंदर प्रैक्टिसिंग का वैल्यू रैशनल, बिल्कुल रैशनल जब तक नहीं हो वो मॉडर्न नहीं होता है, पहली बात जो है। अब जहाँ तक कल्चर की बात हम करते हैं, तो इंडिया में किस कल्चर की बात कर रहे हैं ये डिफाइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि आर्यों के आने के पहले, यानी वैदिक कल्चर के पहले सिंधु सभ्यता थी, और सिंधु सभ्यता के पहले जो है वो आदिवासियों की सभ्यता थी 50,000 साल से। इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिल गए अभी, और इसलिए जो है भारत से पहले गोंडवाना था। भारत जो हमारा कंट्री का नाम है, वो जो है वो मेरे लिहाज से भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में है, लेकिन मेरे लिहाज से भारत का जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल नेम नहीं हो सकता है, लेकिन इंडिया का एक्चुअल जो नाम है वो गोंडवाना था। जब ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट जब आए और जब गोंडवाना लैंड का जो नाम गिरा, तो जब ये कॉन्टिनेंट सब जुड़े हुए थे अफ्रीका के साथ और ऑस्ट्रेलिया, तब उन्होंने सोचा कि मैं इसको क्या नाम दूं। तो उनको सबसे पहले ट्राइबल्स की याद आई। क्यों ट्राइबल्स की याद आई? क्योंकि ट्राइबल कल्चर वाज द मोस्ट एंशिएंट कल्चर, और अभी तो प्री हिस्ट्री में प्रूव हुआ है पूरे वर्ल्ड के अंदर में ये बातें। अब अगर हम ट्राइबल कल्चर को देखते हैं या सिंधु सभ्यता को देखते हैं, तो वो मोस्टली नेचर के ऊपर बेस्ड था और इक्वालिटी पर बेस्ड था। और अगर वैदिक सभ्यता को देखते हैं तो वो वर्णाश्रम धर्म ही कहा गया है उसको। और अगर राम की बात कर रहे हैं तो राम तो क्षत्रिय कैरेक्टर है जो है रामायण के अंदर में जो है। और अगर रावण को देखते हैं तो रावण जो है वो ट्राइबल किंग थे, कोयावंशी राजा थे। तो मैं समझता हूँ कि संस्कृति कौन सी है इंडिया में, ये संस्कृति, एक संस्कृति को कह देना कि ये पूरी इंडिया की संस्कृति है, मैं समझता हूँ कि ये फ्रॉड है, ये झूठ है। और प्रधानमंत्री ने झूठ बोला है। मैंने एक इंटरव्यू दिया मानवतावादी मीडिया सेंटर को, एनलाइटेंड इंडिया को, उसमें मैंने उनके स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट का जो है वो क्लैरिफिकेशन दिया है। और मैं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी को इंडिया का कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये कुछ फिलॉसफी ठीक से नहीं मालूम, और उन्होंने झूठ प्रचारित किया। जो काली टोपी वालों ने उनको पढ़ाया, रेशम बाग वालों ने, उसी को जाके बोला है उन्होंने। मतलब वो सिर्फ एक दायरे में चला जा रहा है। यस। तो आपको क्या लगता है कि इसका जो परिणाम है वो परिणाम कैसे आएगा? पॉलिटिकली और रिलीजियसली जो है, और जो है सोशली जो है जी, वो ये थोपने की जो है वो कोशिश होगी। जैसा वैदिक काल में वैदिक कल्चर को आर्यों ने थोपने की कोशिश की यहाँ के आदिवासियों पर और असुरों पर और नागों पर, वो सेम कोशिश जो है आधुनिक तरीके से की जाएगी इंडिया के अंदर में, और इससे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। और बाद में इंडियन पॉलिटी को बदलने का भी प्रयास किया जा सकता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन यही रहेगा, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं जिससे जो आपका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो थिंकिंग थी वो चेंज हो सकती है। तो फिर ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो पूरा टेंशन है, इसको रिजोल्यूशन की ओर कैसे देखते हैं? इसको रिजोल्यूशन के लिए तो एक तो अभी तो इमीडिएटली एक तो दो बातें मैं कहूँगा। एक तो जो नेशनल डिस्कोर्स है उसको चेंज करना पड़ेगा। मतलब नेशनल डिस्कोर्स को चेंज, यानी जो अभी हिंदुत्व का डिस्कोर्स है, जो कल्चरल नेशनलिज्म का डिस्कोर्स है, जो संस्कृति का और धर्म का जो डिस्कोर्स है, उसको बदल के आपको जो है एक वाइडर डिस्कोर्स कल्चर का जो मानवता पर आधारित हो,
जो समानता पर आधारित हो, वो डिस्कोर्स को लाना पड़ेगा पॉलिसीज के साथ में। आपने एक बात जो हमें याद है कि हाउ टू सक्सीड विद अम्बेडकरिज्म, ये जो आपने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट बनाया, आपको क्या लगता है कि उस डॉक्यूमेंट के आधार पर भी अगर बात करें तो इन चीज़ों को रिजोल्यूशन की ओर कैसे ले जा सकते हैं? मैं उससे आगे की बात अभी कह रहा हूँ, कॉस्मो ह्यूमैनिज्म की। कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस की बात कर रहा हूँ। तो एक तो पार्ट ये जो लाना जरूरी है, जो पॉलिसी के साथ में होगा। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि भारत के पहले गोंडवाना था। इंडियन हिस्ट्री कल्चर जो है वो 2500 साल या 5000 साल का नहीं है, वो 50,000 साल का है। और वो कल्चर में बहुत सारी अच्छी बातें थी। भले मैं कल्चर को बहुत अहमियत नहीं देता हूँ, क्योंकि कल्चर जो है ना वो आपको पीछे ले जाता है, वो आपको आगे नहीं ले जाता है। आगे जाना है तो आपको साइंस और ट्रुथ के साथ जाना पड़ता है। कल्चर आपको एंशिएंट में लेके जाता है। कल्चर का नॉलेज होना और कल्चर में जीना, ये दो अलग बातें हैं। तो हमको जो है भूतकाल में नहीं जीना है, हमको भविष्य की तरफ जाना है। तो एक जो है कॉस्मो ह्यूमैनिज्म यानी साइंस, नॉलेज और सॉल्यूशंस की बात है। दूसरा जो है, मैं भारत से पहले जो गोंडवाना था, तो जो मानवतावादी कल्चर और प्रकृतिवादी कल्चर है, यहाँ का समानतावादी कल्चर है, उसको ऊपर लाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मैं समझता हूँ हिंदुत्व को ये टैकल करेगा। वो प्रयास किस तरह से होगा? वो एक तो जो है कई माध्यम से हो सकता है, बट पहले तो मैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स इसका चेंज करने में लगा हूँ। लेकिन लोग चाहे तो उसको लिटरेचर में कर सकते हैं, आर्ट्स में कर सकते हैं, फिर जो मॉन्यूमेंट्स है उसके अंदर में भी किया जा सकता है, फिजिकल लेवल के ऊपर में। जैसे बहुत सारे जो है वो ट्राइबल मॉन्यूमेंट्स है, हो सकता है श्रमण सभ्यता के भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया के अंदर में, तो उसके अंदर में भी फिजिकली भी किया जा सकता है इसको। लेकिन मैं तो पहले नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज करने में लगा हूँ इसको, क्योंकि ये जब तक पॉलिटिक्स में कन्वर्ट नहीं होगा इसका फायदा नहीं है। तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स को चेंज करना जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट उनको भी मेजॉरिटी चाहिए। जब तक मेजॉरिटी नहीं मिलेगी वो भी आगे का काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी तो तब अपने आप में मायने रखेगा जब उसके साथ मेजॉरिटी होगी। मेजॉरिटी बनाने की वही कोशिश जो है वो चल रही है, और इसको पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने का भी प्रयास चल रहा है, कुछ सीटों को आइडेंटिफाई करके। कल्चर के खिलाफ एक कल्चर खड़ा करना होता है, या फिर ये कहें कि कल्चर के सामने एक दूसरा कल्चर खड़ा करना होता है। लेकिन वो जो कल्चर होता है वो वर्तमान में जो विज्ञानवाद है और जो लोगों की समझ है उसके साथ वो आगे बढ़ता है, और उसके साथ रैशनलिज्म भी होता है। ये जो धीमान विजय मानकर साहब के साथ बातचीत करते हुए हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इस वक्त में जो बहुत सारे चैलेंजेस जो ह्यूमैनिटेरियन कल्चर के सामने खड़े हुए हैं, जो मानवतावादी संस्कृति के सामने खड़े हुए हैं, और जिसमें मानवीयता के जो नॉर्म्स होते हैं और जो मानव अधिकार होते हैं, उन अधिकारों को ही इस वक्त अंधेरे की ओर धकेलने का प्रयास हो रहा है। इस प्रयास को अगर रोकना है तो एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो कल्चर बेस होगा उसको करने की बड़ी ज़रूरत है, ऐसा धीमान विजय मानकर साहब का ये मानना है। इस बातचीत को यहाँ पर रोकते हैं। मानकर साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।